नमस्कार। चलिए आज एक तरह का टाइम ट्रैवल करते हैं और समझते हैं कि प्राचीन भारत का पहला महान साम्राज्य आखिर बना कैसे। ये कहानी है छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई एक जमीन के एक विशाल साम्राज्य बनने की। हमारा आज का पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के आसपास घूमेगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की नींव में क्या था, सिर्फ ताकत, बेहतरीन स्ट्रैटेजी या फिर सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव, या शायद तीनों ही। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो आज हम कहां से कहां तक का सफर तय करेंगे। हम शुरू करेंगे वर्चस्व की दौड़ से, फिर देखेंगे कि कैसे मगध सबसे आगे निकला, मौर्यों से पहले कौन कौन से राजवंश थे, फिर कैसे एक बाहरी आक्रमण ने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में हम अशोक के एक विजेता से एक विवेकशील शासक बनने की कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। उस वक्त का भारत एक पॉलिटिकल पजल जैसा था। यहाँ कोई एक राजा नहीं था, बल्कि 16 ताकतवर राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, और हर कोई दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। एक होड़ मची हुई थी। इन 16 महाजनपदों में कुछ में राजाओं का शासन था तो कुछ गढ़ राज्य थे, यानी रिपब्लिक। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी, सबको टॉप पर पहुंचना था, और इस महामुकाबले में एक ही विजेता बनकर सामने आया, जिसका नाम था मगध। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मगध ही क्यों? उसके पास ऐसा क्या था जो बाकी 15 महाजनपदों के पास नहीं था? चलिए इसकी सफलता के पीछे छुपे राज को जानते हैं। मगध की जीत का फॉर्मूला 3 खास बातों पर टिका था। पहला, उसकी लोकेशन। वो गंगा के बेहद उपजाऊ मैदानों में था, मतलब अनाज की कोई कमी नहीं, और जब पेट भरा हो तभी एक बड़ी सेना रखी जा सकती है। दूसरा, रिसोर्सेज। मगध के पास लोहे की खदानें थी, जिससे न सिर्फ धारदार हथियार बने बल्कि खेती के लिए मजबूत औजार भी। और तीसरा, मिलिट्री इनोवेशन। मगध ने पहली बार अपनी सेना में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया। सोचिए, उस जमाने के लिए ये किसी टैंक की तरह थे जो दुश्मन सेना में दहशत फैला देते थे। देखिए, मौर्य साम्राज्य कोई जादू की छड़ी से रातों रात नहीं बन गया। इसकी मजबूत नींव रखी थी उन 3 राजवंशों ने जो उनसे पहले आए थे। उन्होंने ही धीरे धीरे मगध को इतना ताकतवर बनाया था। ये सब शुरू हुआ हर्यक वंश से, जिसके राजा बिंबिसार ने शादियों और जंगों के जरिए मगध की ताकत बढ़ाई। फिर आया शिशुनाग वंश, जिसने अवंती जैसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटाया। और फिर आया नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्म नंद को तो भारत का पहला साम्राज्य निर्माता तक कहा जाता है। लेकिन आखिरी नंद राजा धनानंद के समय इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया, और यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारत पर हमला। इस एक हमले ने न सिर्फ पूरे इलाके की राजनीति को हिलाकर रख दिया, बल्कि एक नए हीरो के उदय का रास्ता भी साफ कर दिया। साल था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत पर धावा बोल दिया। उसने राजा पोरस को झेलम की लड़ाई में हरा तो दिया, लेकिन जैसे ही उसकी सेना ने नंद साम्राज्य की विशाल सेना के बारे में सुना, उनके हौसले पस्त हो गए। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। सिकंदर को लौटना पड़ा, लेकिन उसके जाने से 2 बातें साफ हो गई। 1, इलाके में पावर वैक्यूम बन गया था, और 2, नंद शासन की कमजोरियां सबके सामने आ गई थीं। तो अब मैदान में 2 बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ था नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद, जो अपनी प्रजा के बीच बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था, और दूसरी तरफ एक नौजवान, बेहद होशियार और महत्वाकांक्षी योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका साथ दे रहे थे महान रणनीतिकार चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी दुनिया पढ़ती है। और फिर वही हुआ जो होना ही था। चाणक्य के दिमाग और चंद्रगुप्त की तलवार ने मिलकर धनानंद के राज को जड़ से उखाड़ फेंका, और इसी के साथ जन्म हुआ भारत के पहले और सबसे महान साम्राज्यों में से एक, मौर्य साम्राज्य का। अब बात करते हैं इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक की। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया, लेकिन अशोक ने उसे एक ऐसी पहचान दी जो आज तक जिंदा है। और ये पहचान बनी एक भयानक युद्ध के बाद, जिसने अशोक को पूरी तरह से बदल दिया। ये युद्ध था कलिंग का युद्ध। अशोक की जीत तो हुई, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। अंदाजा है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस एक जंग में मारे गए थे।
युद्ध के मैदान में हुए उस विनाश ने अशोक को अंदर तक हिला दिया। उसने खुद अपने एक शिलालेख में लिखवाया, इसने मुझे दुख से भर दिया है। सोचिए, एक जीता हुआ सम्राट अपनी जीत पर जश्न नहीं मना रहा बल्कि अफसोस कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी। और इसी दुख और पछतावे से अशोक की एक नई नीति ने जन्म लिया जिसे धम्म कहा गया। अब ये कोई नया धर्म या मजहब नहीं था, बल्कि ये जीने का एक नैतिक तरीका था जो अहिंसा, जिम्मेदारी और एक दूसरे के सम्मान पर आधारित था। इस धम्म के सिद्धांत बहुत सीधे और सरल थे। जानवरों की बलि नहीं होगी, दासों और नौकरों से अच्छा बर्ताव किया जाएगा, सभी धर्मों का सम्मान होगा। अशोक का मानना था कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि धम्म से, यानी लोगों का दिल जीतकर होती है। और अपने इस संदेश को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए उसने इसे पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे पढ़ सके। तो मौर्य साम्राज्य की कहानी सिर्फ जंग और जीत की कहानी नहीं है, ये एक बदलाव की कहानी है, एक ऐसे सफर की जो सैन्य शक्ति से शुरू होकर नैतिक अधिकार तक पहुंचा। अगर हम देखें तो ये एक पूरी यात्रा है। ये शुरू होती है सत्ता के लिए होशियारी भरे संघर्ष से, पहुंचती है जीत के खूनी शिखर तक और फिर अंत में एक ऐसे शासन में बदल जाती है जिसका आधार तलवार नहीं बल्कि अंतरात्मा और विवेक होता है। और यहीं पर हम आज के इस विश्लेषण को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक शासक की असली महानता क्या है? उसका बनाया हुआ विशाल साम्राज्य या वो सिद्धांत जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाता है? शानदार कहानी को कि कैसे छोटे छोटे राज्यों से निकलकर भारत का पहला महान साम्राज्य बना। अच्छा, हम सब ने गौतम बुद्ध के बारे में तो सुना ही है और सम्राट अशोक के बारे में कौन नहीं जानता है ना? लेकिन इन दोनों के बीच क्या हुआ? भारत बिखरे हुए राज्यों से अशोक के विशाल साम्राज्य तक पहुंचा कैसे? यही है वो मिसिंग लिंक, वो ऐतिहासिक पहेली जिसे आज हम सुलझाने जा रहे हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम उस ऐतिहासिक पहेली को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे मगध का उदय हुआ, उन राजवंशों से मिलेंगे जिन्होंने साम्राज्य की नींव रखी, फिर एक विदेशी आक्रमण और उससे पैदा हुए मौके को समझेंगे, और हाँ, पहले मौर्य सम्राट के उदय की कहानी भी देखेंगे, और आखिर में जानेंगे कि अशोक को विरासत में मिला क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फैसिनेटिंग कहानी को समझने के लिए सोचिए कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। अब आप सीधे क्लाइमैक्स पर तो नहीं जा सकते हैं ना, यानी सीधे अशोक पर पहुंचकर पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती। इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 2600 साल पहले, 600 ईसा पूर्व में। उस वक्त भारत जैसा आज हम देखते हैं वैसा बिल्कुल नहीं था। ये समझिए कि ये 16 शक्तिशाली राज्यों या महाजनपदों का एक कलेक्शन था, और ये सब एक दूसरे से लड़ रहे थे सुप्रीमेसी के लिए, वर्चस्व के लिए। लेकिन इस दौड़ में जीत तो किसी एक की ही होनी थी। तो सवाल ये है कि इन 16 में से वो कौन था जो सबसे आगे निकला? वो था मगध। पर मगध ही क्यों? ऐसा क्या था उसमें जो बाकियों में नहीं था? चलिए इसकी सफलता के पीछे छिपे राज को जानते हैं। देखिए, मगध की जीत का फॉर्मूला 3 चीजों पर टिका था। पहला, उसकी लोकेशन, एकदम स्ट्रेटेजिक, उपजाऊ गंगा घाटी में, मतलब खाने पीने और दौलत की कोई कमी नहीं। दूसरा, रिसोर्सेज, यहाँ लोहे के बड़े बड़े भंडार थे जिनसे उस जमाने के सबसे घातक हथियार और औजार बनते थे। और तीसरा, जो कि एक गेम चेंजर था, मिलिट्री पावर। मगध ने ही सबसे पहले युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया। जरा सोचिए, सामने वाली सेना के लिए कितना डरावना रहा होगा। तो साफ है, मगध का उदय कोई तुक्का नहीं था, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। सही जगह, ढेर सारे संसाधन और एक जबरदस्त मिलिट्री रणनीति। इन तीनों ने मिलकर मगध को वो बेजोड़ ताकत बना दिया जिसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। ठीक है, तो मगध एक पावरफुल किंगडम तो बन गया, लेकिन एक किंगडम से एक एम्पायर, एक साम्राज्य में उसे किसने बदला? यहीं पर सामने आती है हमारी वो गुमशुदा कड़ी, वो राजवंश जिन्होंने मौर्यों के आने से बहुत पहले ही एक विशाल साम्राज्य के लिए स्टेज सेट कर दिया था। इस कहानी में सबसे पहले आते हैं हर्यंक वंश। इन्हें हम मगध का फाउंडिंग फादर कह सकते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे जो पावरफुल राजा थे ना, उन्होंने ही मगध को एक रीजनल पावर बनाया और आस पड़ोस के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। हर्यंक के बाद आए शिशुनाग वंश। इनका सबसे बड़ा काम क्या था? इन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन अवंती राज्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
और इस एक जीत ने मगध को नॉर्थ इंडिया की अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर बना दिया। और फिर आते हैं नंदवंश। महापद्मनंद के लीडरशिप में इन्होंने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। इन्होंने मगध को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत का पहला विशाल साम्राज्य बना दिया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और एक इतनी बड़ी सेना खड़ी की कि उसके चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जिस वक्त नंद साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था, पश्चिम से एक नया तूफान आ रहा था। पूरी दुनिया को जीतने निकला सिकंदर महान अपनी सेना के साथ भारत के दरवाजे पर खड़ा था। अब जरा सिचुएशन समझिए। एक तरफ थी सिकंदर की सेना जो सालों से लड़ लड़कर थक चुकी थी, अपने घर से हजारों मील दूर, और दूसरी तरफ नंद साम्राज्य की एक विशाल फ्रेश सेना जो अपनी जमीन पर लड़ रही थी। और उनके पास था एक ऐसा सीक्रेट वेपन जो यूनानियों ने पहले कभी नहीं देखा था, ट्रेन्ड वॉर एलिफेंट्स, यानी युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथी। सिकंदर के वो सैनिक जिन्होंने पूरी दुनिया जीत ली थी, उनके हौसले टूट गए। नंद सेना के हाथियों का खौफ, डर इतना ज्यादा था कि उस सेना ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम नंद साम्राज्य के हाथियों का सामना नहीं करेंगे। और बस इसी डर ने सिकंदर को भारत से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तो सिकंदर चला गया और इधर नंद शासक धनानंद अपनी ही जनता के बीच बदनाम था। इससे क्या हुआ? एक पावर वैक्यूम, सत्ता का एक खालीपन पैदा हो गया। ये एक सुनहरा मौका था और एक नौजवान इस मौके का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार था। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त ने ये कर दिखाया। कैसे? स्टेप 1, उन्होंने महान स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य के साथ टीम बनाई। स्टेप 2, दोनों ने मिलकर उस घमंडी नंद शासक धनानंद को हराया और राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। और स्टेप 3, चंद्रगुप्त ने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराकर पूरे उत्तर भारत को एक कर दिया और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। अशोक ने जीरो से एक साम्राज्य खड़ा नहीं किया था। उन्हें विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला था जिसे बनाने में 200 साल की मेहनत, लड़ाइयां और कूटनीति लगी थी। ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था, ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो ये क्रम कुछ इस तरह था। लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस महान साम्राज्य की नींव रखी। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने इसे और मजबूत किया और फिर लगभग 268 ईसा पूर्व में बिंदुसार के बेटे अशोक ने एक विशाल, शक्तिशाली और एक हो चुके भारत की गद्दी संभाली। तो अशोक को दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक विरासत में मिला। ये पीढ़ियों के संघर्ष का नतीजा था। लेकिन असली सवाल तो ये था कि इतनी शक्ति के साथ, इतनी पावर के साथ वो क्या करेंगे? उनका एक फैसला इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला। मैं नहीं था बोल रही थी माँ।